नमस्कार, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग जो अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं मूल विधि में, वो है मोटरयान अधिनियम 1988। 2019 में इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए और आपको याद होगा कि जब ये अधिनियम संशोधित रूप में लागू हुआ था तो फिर बहुत सारे चालान कट रहे थे देश भर में। इसके खिलाफ एक बड़ा माहौल बना हुआ था। लोग, आज उसका असर भी दिख रहा है कि लोग ट्रैफिक रूल का पालन भी कर रहे हैं और उनको समझ में भी चीज़ें आ गई हैं कि हमें ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए और उससे क्या नुकसान होता है अगर हम उनका उल्लंघन करते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम हमारे देश के लिए यह रहा है। इसको हम आपको संशोधित रूप में पढ़ाने वाले हैं। मोटरयान अधिनियम 1988। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अधिनियम को पढ़ने से पहले उसका हम एक फ्रेम आपको बना देते हैं कि क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है इस पूरे अधिनियम में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस अधिनियम को 3 खंड में पढ़ना है। खंड का मतलब वीडियो नहीं, खंड का मतलब है कि इसके 3 अंग बना दिए हैं हमने ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएं। पहले तो आप इसका परिचय जानेंगे, यानी इस अधिनियम को कब बनाया गया, कब लागू हुआ, कहाँ तक ये प्रभावी है, उसको आप जानेंगे। इसके मुख्य प्रावधानों को जानेंगे। इसमें परिभाषाएं वगैरह परिचय में रहेंगी। मुख्य प्रावधान, अपराध क्या है, कब लाइसेंस रद्द हो सकता है, ये सारी बातें आप यहाँ जानेंगे। और महत्वपूर्ण है 2019 के संशोधन। अब यहाँ पर संशोधनों की अलग से कोई लिस्ट नहीं आएगी, बल्कि 2019 के संशोधन के द्वारा इस परिचय वाले पार्ट में क्या बदला हुआ, कौन सी नई परिभाषाएं जोड़ी गई, कौन से शब्दों को क्लियर किया गया, वो आप पढ़ेंगे। और जब आप मुख्य प्रावधान पढ़ेंगे, अपराध, दंड और दूसरी कार्रवाइयों से संबंधित, तो उसी के साथ साथ जो संशोधन हुए हैं उसको हम यहाँ भी शामिल करते जाएंगे। यानी ये जो चीज़ है, इसकी सारी चीज़ें इन दोनों में शामिल रहेंगी। इसका मतलब हुआ कि आप जो भी ये इस अधिनियम में पढ़ने जा रहे हैं, ये 1988 का जो मूल अधिनियम है वो, और 2019 में किए गए बदलावों को समाहित करने के उपरांत जो नया तैयार हुआ है, उस अधिनियम को आप पढ़ेंगे। अब हम शुरू से देखते हैं इसको। मोटरयान अधिनियम 1988। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी अधिनियम को लिखने और पढ़ने का यही तरीका होता है। से मोटरयान अधिनियम कॉमा लगेगा, फिर 1988 आएगा। यानी कि अधिनियम का नाम और वर्ष के मध्य में कॉमा का होना जरूरी है। इंग्लिश में अगर लिखा गया है तो द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, कॉमा यहाँ पर भी होना चाहिए। और इंग्लिश में हर शब्द का पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए। अगर स्मॉल में है, कोई विकल्प दिया गया है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है, और उसमें पहला अक्षर अगर स्मॉल में है तो वो विकल्प गलत माना जाएगा। कॉमा की जगह अगर फुल स्टॉप लगा है, डैश लगा है, कोई बिंदु लगा है, तो वो भी विकल्प गलत माना जाएगा। ये मैं सभी मूल विधि के टॉपिक को शुरू करते समय आपको बताता हूँ। आगे जो अधिनियम आप दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे मूल विधि के, तो वहाँ भी मैं ये आपको इंगित कराता रहता हूँ। संशोधित अधिनियम 2019, यानी कि इस चैप्टर में इस 1988 के अधिनियम के साथ साथ आप संशोधित अधिनियम 2019 भी पढ़ने वाले हैं। 14 अक्टूबर 1988 को ये अधिनियम बनाया गया था, यानी संसद से पारित हुआ और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया 14 अक्टूबर 1988 को। इसमें कुल 217 धाराएं हैं। ध्यान रहे
इन 217 धाराओं में बहुत सारी बातें बीमा कंपनियों के लिए होती हैं या तमाम अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, प्रकीर्ण उपबंध होते हैं। तो आपको इतनी सारी धाराओं को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप परीक्षा उपयोगी चीज़ों को ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इतना अगर आप पढ़ेंगे तो ये एक अकेला इतना बड़ा विषय हो जाएगा कि बाकी विधियां आप पढ़ नहीं पाएंगे। 1 जुलाई 1989 से इसको लागू किया गया है। ये डेट महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई 1989 वो तिथि है जिस दिन से हमारा मोटरयान अधिनियम 1988 लागू है। ये इसका बेसिक परिचय है, कहाँ तक ये अधिनियम पूरे देश में लागू होता है। जैसे देखिए धारा 1 में जब आप पहुँचेंगे तो विस्तार आएगा कहाँ तक ये लागू होता है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके लिए जानना आवश्यक हो जाता है। कहा गया यह अधिनियम सामाजिक कल्याण विधायन है, माने ये जो मोटरयान अधिनियम बनाया गया इसको नाम दिया गया है सामाजिक कल्याण विधायन। समाज के कल्याण के लिए बनाई गई एक विधि है मोटरयान अधिनियम 1988, और ऐसा इस मुकदमे में कहा गया है अश्वनी कुमार बनाम रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी 1998 वाले केस में। तो अधिनियम शुरू करने से पहले कोर्ट का जो एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कहा है कि यह अधिनियम सामाजिक कल्याण विधान है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में ऐसा स्टेटमेंट दिया मोटरयान अधिनियम के लिए। अब देखिए धारा 1, हमेशा जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि ज़्यादातर विधियों में धारा 1 विस्तार बताती है कि अधिनियम कहाँ तक लागू होता है, और धारा 2 परिभाषाएं देती है। ज़्यादा परिभाषाएं होती हैं तो उसमें 2 का खंड क ख ग घ जुड़ता चला जाता है। धारा 1 में विस्तार है, और विस्तार का मतलब है संपूर्ण भारत में लागू, यानी कि मोटरयान अधिनियम पूरे भारत में लागू है। कोई भी राज्य या संघ शासित क्षेत्र छूटा नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। धारा 2 परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं में पहला है समूहक। ध्यान रहे, इसको आप स्टार कर सकते हैं, क्योंकि समूहक शब्द जो है ये 1988 वाले अधिनियम में नहीं था, 2019 में किए गए संशोधन से इसको जोड़ा गया, पहले नहीं था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। समूहक का मतलब है जैसे आप यात्री हैं और टैक्सी का कोई ड्राइवर है जिसके पास टैक्सी है, तो आप उस टैक्सी से यात्रा करना चाहते हैं। यात्री का ड्राइवर से संबंध कैसे और कहाँ स्थापित होगा, उसी को समूहक कहा गया है। इसमें देखिएगा, जैसे जीपीएस के जरिए, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या वो सिस्टम है, वो एजेंसी है, वो भी हो सकती है। कोई स्थान या बाज़ार भी हो सकता है, जैसे कोई पड़ाव होता है या अड्डा होता है। देखिए मैं पहले पढ़ देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। कोई भी डिजिटल मध्यवर्ती जैसे ओला, ऊबर, ओला जो टैक्सियाँ चलती हैं, आप अपने मोबाइल से उनको बुक करते हैं तो ये डिजिटल मध्यवर्ती हो जाते हैं। या किसी यात्री के लिए परिवहन के प्रयोजन के लिए चालक से संयोजित होने के लिए, देखिएगा, यात्री और चालक से संयोजित होने के लिए कोई बाजार, स्थान शामिल है। इस बाजार और स्थान का अर्थ यही है, जैसे पड़ाव होता है ना, गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, पड़ाव पर जाना है, वहाँ से गाड़ी पकड़ना है, तो वो भी समूह के अंतर्गत आएगा। अगर ऐसा कोई बाजार है जहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जहाँ से आप ड्राइवर से बोल करके आगे की यात्रा करते हैं, तो वो भी समूह के अंतर्गत आएगा। और क्योंकि 1988 में
ओला, उबर या जीपीएस जैसी चीज़ें नहीं थी, इसलिए अधिनियम में नहीं था। 2019 में इसको डाल दिया गया कि डिजिटल माध्यम से भी आप ड्राइवर से संयोजित हो सकते हैं। इसको कहा गया है समूहक। अगली परिभाषा पर चलते हैं। परिभाषाओं से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। परिभाषा पूछ दी जाएगी, उसका अर्थ पूछा जाएगा, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको चक्कर आएगा परीक्षा में। अब देखिए अगली परिभाषा पर हम आ जाते हैं। संलग्न यान, ध्यान रहे ये पहले भी था 1988 में। संलग्न यान का मतलब है ऐसा मोटर यान जिससे कोई अर्ध ट्रेलर संलग्न है। जैसे ट्रैक्टर से ट्रॉली संलग्न होती है, तो इसी को संलग्न यान कहा जाता है। ऐसी बहुत से वाहन हो सकते हैं, इसमें इंजन अलग होता है और पीछे उसका अर्ध ट्रेलर जोड़ा जाता है, तो इसको संलग्न यान कहा जाता है। समुदाय सेवा, ध्यान रहे ये मैंने स्टार यहाँ पहले ही लगा दिया है। ये 2019 में शामिल किया गया, 1988 में नहीं था। इसका मतलब है ऐसा कोई अंशदत्त कार्य जिसका किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए दंड के रूप में किया जाता है। जैसे आप ड्राइवर हैं और आपसे कोई दुर्घटना हो जाती है और अपराध हो जाता है, तो कभी कभी आपको कोई जिम्मेदारी या कोई कार्य सौंपा जाता है कि उसके हित में आप ऐसा करें। इसी को समुदाय सेवा कहा गया है और ये नया जोड़ा गया है। चालन अनुज्ञप्ति, चालन अनुज्ञप्ति का मतलब होता है, चालन मतलब ड्राइविंग, अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस। लाइसेंस को हिंदी में अनुज्ञप्ति कहा जाता है। देखिए ऐसी अनुज्ञप्ति यानी कि परमिशन या लाइसेंस जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई हो, जो उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को मोटरयान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन का मोटरयान शिक्षार्थी से भिन्न रूप में चलाने के लिए प्राधिकृत करती है। इसको चालन अनुज्ञप्ति, यानी एक ड्राइविंग लाइसेंस है जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया है। देखिए आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है कुछ ऐसा बन करके मिलता है। सक्षम प्राधिकारी यानी आरटीओ विभाग से आपको मिलता है, जो अधिकारी जारी करता है वो सक्षम प्राधिकारी है। आगे क्या लिखा है, उसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, यानी जो इसमें देखिए यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी होती है, यहाँ नाम और परिचय आपका लिखा गया होता है, तो वही जिसका नाम परिचय लिखा गया है वही हुआ विनिर्दिष्ट व्यक्ति को मोटरयान या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन का मोटरयान, कभी कभी होता है ना बाइक का लाइसेंस है या फिर छोटी कार का लाइसेंस है या फिर ट्रक का हैवी लाइसेंस है, विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन का मोटरयान, वो भी इसमें लिखा होता है। शिक्षार्थी से भिन्न रूप में, यानी लर्निंग जो आप बनवाते हैं, लाइसेंस बनने के पहले जो लर्निंग बनता है वो चालन अनुज्ञप्ति के तहत नहीं आता। ध्यान रहे, कई बार लोग लर्निंग लाइसेंस बनवा लेते हैं और उसको बनवाने के बाद यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। उनको लगता है कि यही हमारा लाइसेंस है, ये गलत है, आप लर्निंग लेकर के यात्रा नहीं कर सकते। यानी साफ साफ लिखा है लर्निंग, यानी शिक्षार्थी से भिन्न रूप में चलाने के लिए प्राधिकृत करता है। तो ये चालन अनुज्ञप्ति यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। अब देखिए स्वामी क्या होता है। स्वामी का मतलब, स्वामी मतलब गाड़ी का स्वामी या गाड़ी का मालिक। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। वह व्यक्ति जिसके नाम से मोटरयान रजिस्टर है, यानी नाम से रजिस्टर है, और जहाँ ऐसा व्यक्ति अवयस्क है यानी कि 18 साल से कम आयु का है, वहाँ उस व्यक्ति का संरक्षक और उस मोटरयान के संबंध में जो करार या पट्टे पर लिया गया है वह व्यक्ति जो उस यान पर इस करार के अधीन
कब्जा रखता है। ये तीन चीज़ें, एक जिसके नाम से है, एक अवयस्क का संरक्षक, और जो मोटरयान पर कब्जा रखता है, ये तीन तरह के स्वामी हैं। मैं समझाता हूँ इसको। जैसे आपके पास कोई कार आपके नाम की है तो एक तो आप हो गए स्वामी, लेकिन मान लीजिए कोई गाड़ी ऐसी है जो किसी अवयस्क के नाम पर ली गई है, यानी कि 18 साल से कम आयु के व्यक्ति के नाम से ली गई है, तो जो उसका संरक्षक यानी गार्जियन है वह उस गाड़ी का स्वामी होगा। कभी कभी कोई गाड़ी आप खरीदते नहीं हैं, करार पर या पट्टे पर लेते हैं, जैसे हायर परचेज कहा जाता है। जैसे किस्तों पर गाड़ी लेना, मान लीजिए बैंक ने किस्तों पर आपको गाड़ी दिला दिया, गाड़ी आपके नाम से अभी नहीं है क्योंकि आप उसको बेच नहीं सकते जब तक आखिरी किस्त आप चुका न दें और एनओसी ना मिल जाए। ऐसी स्थिति में अगर उस गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट होता है तो कंपनी या बैंक जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इस पर आप ही का कब्जा है। यानी अधिनियम के तहत आप ही उस वक्त उस गाड़ी के स्वामी माने जाएंगे। तो जिसके नाम से है वो स्वामी हुआ। इस स्वामी का जिक्र क्यों हो रहा है? उस गाड़ी से जो भी दुर्घटनाएं वगैरह होंगी तो किसको जिम्मेदार ठहराया जाए और किसको स्वामी माना जाए, इसीलिए ये जिक्र किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्वामी का मतलब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। मंजिली गाड़ी, बड़ा इंटरेस्टिंग है मंजिली गाड़ी। जब मैं ऑफलाइन क्लास में सवाल पूछता था कि मंजिली गाड़ी, लड़के बोलते थे सर परिभाषाओं में क्या रखा है, तो मैं कहता था अच्छा बताओ मंजिली गाड़ी का क्या मतलब है। तो लोग मुझे बताते थे कि जैसे मुंबई में बसें चलती हैं डबल डेकर वाली, 1 मंजिल 2 मंजिल, ऐसे ही जवाब होते थे। जाहिर सी बात है कि प्रश्न पूछा जाएगा तो विकल्प में भी ऐसा ही रखा जाएगा, पर ये बिल्कुल इसका जवाब नहीं है। मंजिली गाड़ी का मतलब होता है कि कोई मोटरयान जो एक या अधिक व्यक्तियों को उनके द्वारा दिए गए किरायों पर अलग अलग मंजिलों पर छोड़ता है। जो सवारी गाड़ी होती है जिससे शेयरिंग में आप जाते हैं, वही मंजिली गाड़ी है। देखिए, मंजिल का मतलब फ्लोर नहीं है यहाँ, मंजिल का मतलब है उन यात्रियों की अलग अलग मंजिलें। ऐसा मोटरयान जो भाड़े या पारिश्रमिक पर 6 से अधिक व्यक्तियों का, जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है, यानी ड्राइवर को छोड़ करके 6 या उससे अधिक व्यक्तियों का पूरी यात्रा अथवा यात्रा की मंजिलों तक, ये देखिए शब्द आ गया, यात्रा की मंजिलों तक के लिए अलग अलग यात्रियों द्वारा या उनकी ओर से दिए गए अलग अलग किरायों पर वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। निर्मित का मतलब कंपनी से बन के आई हो, अनुकूलित का मतलब जैसे आपने देखा होगा कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि आप उसको अपने हिसाब से बना लेते हैं कि यात्री ऐसे ऐसे बैठेंगे। कई बार वो गाड़ियाँ सामान ढोने के लिए होती हैं, सिर्फ डीसीएम वगैरह सामान ढोने के लिए है, लेकिन आपने उसमें ऐसी सीटें लगवा दिया है कि यात्रियों का परिवहन करें, तो इसको कहा जाता है अनुकूलित करना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। ठेका गाड़ी, बड़ी लंबी परिभाषा है, मैं पढ़ता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पढ़ते हुए आपको कम समझ में आएगा, फिर मैं आपको सरल भाषा में समझा दूंगा। ऐसा मोटरयान जो भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करता है और जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे यान के संबंध में किसी परमिट के धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के साथ ऐसे संपूर्ण यान के उपयोग के लिए की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के अधीन उसमें वर्णित यात्रियों को किसी नियत या तय हुई दूरी के आधार पर या धनराशि पर या समय के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए दी जाती है। नहीं आया होगा, बहुत आसान सा है। इसका मतलब है रिजर्व गाड़ी।
जो आप गाड़ी रिजर्व करा करके कहीं जाते हैं उसी को ठेका गाड़ी कहा जाता है, और वही इसमें लिखा है। भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करता है, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा यान के संबंध में किसी परमिट के धारक द्वारा, जिसका जो गाड़ी मालिक है या तो उससे तय कर लीजिए, जो अधिकृत किया गया व्यक्ति है, ड्राइवर कभी कभी रहते हैं वही देखते हैं चीज़ों को, उनसे आप कर लीजिए। और संपूर्ण यान का उपयोग, देखिए यही जो शब्द है यही आपको बताता है कि गाड़ी रिजर्व कर दी गई है। संपूर्ण यान के उपयोग के लिए की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा। अभिव्यक्त का मतलब होता है कि दोनों पक्षों से साफ साफ बात हो, यानी कि मैं समझा देता हूँ आपको इसको, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। जैसे होता है कोई संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मैंने प्रस्ताव दिया और आपने स्वीकृति दिया, तो जैसे ही आपने स्वीकृति दिया हमारे आपके बीच में संविदा हो जाती है। तो मैं कहता हूँ कि मैं ये पेन आपको 10 रुपये में बेचना चाहता हूँ, आप कहते हैं मुझे स्वीकार है, तो अभिव्यक्त संविदा हो गई। कभी कभी होता है कि प्रस्ताव नहीं दिया जाता, सिर्फ स्वीकृति हो जाती है, तो संविदा वहाँ भी होती है पर वो विवक्षित संविदा कहलाती है। जैसे इसी संबंध में आते हैं, जैसे आप कहीं जाते हैं, गाड़ियाँ जहाँ मिलती हैं, पड़ाव है, ऑटो खड़ा है वहाँ पर, तो आप ऑटो में जाते हैं, ऑटो में बैठ जाते हैं और ऑटो वाला आपको उस जगह पर छोड़ देता है जहाँ आपको जाना है। फिर बदले में आपको प्रतिफल यानी मूल्य उसका देना होता है। हो सकता है कि आपको ऑटो वाले से एक शब्द भी बात करने की आवश्यकता ना हो, उसका वहाँ खड़ा होना, ऑटो को स्टार्ट करके आगे पीछे करते रहते हैं सब, उसका अर्थ ही है कि वह आपको प्रस्ताव दे रहा है कि आइए बैठिए तो मैं आपको छोड़ दूंगा। ऐसा आप कभी नहीं करते कि आप जाते हैं और ऑटो वाले को बोलते हैं कि हे ऑटो वाले, मैं तुम्हें उस फला स्थान पर ले चलने के बदले 10 रुपये का प्रस्ताव देता हूँ, क्या तुम्हें स्वीकार है? ऐसा आप कभी नहीं कहते, बस आप बैठ जाते हैं, वो ले जाके छोड़ देता है। ये विवक्षित संविदाएं हैं। अभिव्यक्त का मतलब सीधे एक आदमी प्रस्ताव करे, दूसरा स्वीकार करे। तो ये ठेका गाड़ी है। ठेका गाड़ी का मतलब रिजर्व गाड़ी। पूरी गाड़ी को आप किराया, पारिश्रमिक, दूरी, समय के स्थान पर जब आप तय करते हैं तो वो ठेका गाड़ी है। माल, ये जो सामान ढोए जाने वाली गाड़ियां हैं उनके संबंध में है, क्योंकि परमिट वगैरह की आवश्यकता होती है, उसी हिसाब से परमिट बनती है। माल के अंतर्गत जीवित व्यक्तियों के सिवाय, चलिए भाई इसको हम गोले में डाल देते हैं, यानी किसी मालवाहक यान में अगर जीवित इंसान बैठा है तो वह माल के दायरे में नहीं आता। जीवित व्यक्तियों के सिवाय यान द्वारा ले जाए जाने वाला पशुधन और यान में मामूली तौर पर काम आने वाले उपस्कर से भिन्न कोई भी चीज है। किंतु मोटर कार में या मोटर कार से संलग्न ट्रेलर में वहन किया जाने वाला सामान या निजी चीज वस्तु या यान में यात्रा करने वाले यात्रियों का निजी सामान इसके अंतर्गत नहीं है। अब सीधे सीधे समझ लीजिए कि कोई मालवाहक यान है, जैसे कोई ट्रक है, तो उस ट्रक में जो जीवित व्यक्ति हैं या जो पशुधन है, जिंदा पशु, जिंदा आदमी, और उस वाहन में काम आने वाले उपस्कर, जैसे उसका टूल बॉक्स रखा होता है, ये माल के दायरे में नहीं आएंगे। इसको छोड़ करके जो चीज़ें उसमें लादी जाती हैं परिवहन के लिए, सिर्फ वही माल के दायरे में आएगा। उस वाहन में या जो ड्राइवर हैं, खलासी हैं, जो भी वहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, उनका जो पर्सनल सामान है, यानी ट्रेलर में वहन किया जाने वाला सामान या निजी चीज वस्त का मतलब वस्तुएं, उनका बस्ता जैसे होता है,
तो ये माल के दायरे में नहीं आएंगे, यानी जो चीज़ें व्यावसायिक रूप से ढोई जा रही हैं सिर्फ वही माल के दायरे में आएगा। अब देखिए माल वाहन हो गया। अभी तक तो क्या माल क्या होता है वो आपने जाना, माल वाहन ऐसा कोई मोटरयान जो केवल माल ढोने के काम में लाए जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित है, यानी कंपनी द्वारा बनाया गया है या आपने उसको उस अनुकूल बना लिया है, किस लिए, केवल माल ढोए जाने के लिए। या ऐसा कोई मोटरयान जो ऐसे निर्मित या अनुकूलित नहीं है, उस दशा में माल वाहन माना जाएगा जब उसका उपयोग माल ढोने में किया जाता है। यानी कोई मोटरयान माल ढोने के लिए निर्मित या अनुकूलित नहीं है लेकिन उससे माल ढोया जा रहा है, तो वह भी माल वाहन के दायरे में आ जाएगा। देखिए मोटरसाइकिल है ये, 2 पहियों वाला ऐसा मोटरयान जिसमें मोटरयान से संलग्न एक अतिरिक्त पहिए वाली साइड कार जो पृथक की जा सकती है, मोटरसाइकिल है। शोले मूवी देखा होगा आपने। शोले मूवी में जो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र वाली बाइक थी जिसमें बुलेट के बगल में साइड कार जुड़ी हुई थी, अगर वह पृथक की जा सकती है, पिक्चर में देखिए पृथक करके भी दिखा दिए हैं, अगर वह पृथक की जा सकती है तो वह मोटरसाइकिल है। अगर पृथक नहीं की जा सकती और 3 पहिए हो जाते हैं तो फिर वो मोटरसाइकिल नहीं होगी। यानी 2 पहियों वाला मोटरयान मोटरसाइकिल है, एक तीसरी पहिए वाला साइड कार जोड़ा जा सकता है जिसको समय पर पृथक भी किया जा सके, तो उसको मोटरसाइकिल के दायरे में ले लेते हैं। अब देखिए माल वाहन आपने पढ़ लिया था, बात है भारी माल वाहन की। तो भारी माल वाहन के लिए ये आप याद रखेंगे, ऐसा कोई मालयान जिसका सकल यान भार, या ऐसा ट्रैक्टर या रोड रोलर जिसमें से किसी का लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक हो। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे भारी जो मालयान होता है ये 12,000 प्लस, अभी आगे हल्का भी आएगा, हल्का जो मालयान होता है ये 7,500 तक, और मध्यम इसके बीच का हो जाता है। चलिए पहले मैं वही आपको समझा देता हूँ फिर बताता हूँ। देखिए हल्का मोटरयान 7,500 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और मध्यम मालयान उन दोनों के बीच का होना चाहिए, 7,500 से अधिक और 12,000 तक, यही है। तो दोनों को आप समझ गए। भारी यात्री मोटरयान वो मालयान था, अब हम यात्री मोटरयान की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई लोक सेवायान या प्राइवेट सेवायान या शिक्षा संस्था बस या कोई बस जिसका सकल यान भार, या ऐसे ही मोटर कार जिसका लदान रहित भार 12,000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। यानी क्राइटेरिया यहाँ भी वही है, कोई यात्री यान है तब भी वो 12,000 किलोग्राम से अधिक अगर है तो भारी यात्री मोटरयान में आ जाएगा। बस की परिभाषा जान लीजिए, ऐसा मोटरयान जो 6 से अधिक यात्रियों का, ड्राइवर के अलावा हमेशा याद रहे ड्राइवर इसमें शामिल नहीं होता है, 6 से अधिक यात्रियों का जिसके अंतर्गत ड्राइवर नहीं है वहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित है। यानी कोई बस जो होती है उसका मानक है कि 6 से अधिक यात्री हों। अब आपको लगता होगा कि फिर ऑटो में भी तो 6 से अधिक यात्री बैठते हैं, वो बड़ी टैक्सी में आता है। बस के लिए ज़रूरी है कि 6 से अधिक यात्री हों और कोई लिमिट नहीं है, उसके ऊपर भी चाहे जितने हो सकते हैं, 150 तक हो सकते हैं, 100 तक हो सकते हैं। जो टेम्पू या ऑटो होता है उसमें 6 से 12 के बीच में रखे जाते हैं, तो छोटी कार या टेम्पू आता है। 6 से कम जो होता है वो छोटा टैक्सी कहा जाता है उसको। यहाँ 6 से अधिक है और अधिकतम की संख्या नहीं बताई गई है, इसलिए ये बस है। अगर कह दिया जाता 6 से 12 तो ये बड़ी टैक्सी में आ जाता, अगर कहा जाता 6 अधिकतम तो ये छोटी टैक्सी में आ जाता।
यानी 6 तक है तो छोटी टैक्सी, 6 से 12 है तो बड़ी टैक्सी, और 6 से अधिक है, अधिक कितना नहीं बताया गया, तो बस है। इसके बाद है परमिट। परमिट यानी जो यात्रा करते हैं तो उसके लिए परमिशन मिलती है, तो वो क्या है? ऐसी अनुमति जो राज्य और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकृत व्यक्ति ने किसी मोटर यान या परिवहन यान के रूप में उपयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हुए दिया है। होता क्या है, माल वाहन है या यात्री वाहन है, वो ऐसे ही किसी को ले जा कर के कहीं भी यात्रा नहीं करवा सकते, क्योंकि इससे जान को जोखिम होता है। उन गाड़ियों की चेकिंग होती है, ड्राइवर का लाइसेंस चेक होता है, ड्राइवर की योग्यता चेक होती है, तब जा कर के ऐसे परमिट प्रदान किए जाते हैं। अन्यथा उसको, अन्य व्यक्ति को और समाज को, सबको खतरा हो सकता है। तो यहाँ तक आपने देख लिया परिभाषाओं को। ये पहला वीडियो है मोटरयान से संबंधित, जिसमें आपने इसका परिचय जाना है, और कुछ इसमें देखिए नए शब्द भी आए हैं 2019 में, उसको भी आपने जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो में आप इसके प्रावधानों को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अभी इसके बाद पार्ट 2 और 3 इन 2 हिस्सों में आपको इसका वीडियो प्राप्त हो जाए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।